अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने कल अडियाला जेल में सहाफ़ियों और अपने वकला को बताया था कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ओपन लेटर लिखा है और उनसे एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील करने का मुतालबा किया है। इस खत को हुकूमत पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा और फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन आम बात यह है कि पीटीआई की तरफ से 6 नकाती खत का मवाद तो शेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो खत का असल ड्राफ्ट सामने आया है और ना ही आर्मी चीफ को खत इरसाल करने की या मौसूल होने की तस्दीक हुई है। बल्कि आज खुद सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई है कि इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला। मीडिया पर खबर सामने आई थी कि इमरान खान ने कोई खत लिखा है। अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से की जाए, ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर वाज़ेह किया जा रहा है कि इमरान खान के किसी खत या शिकायत से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और अभी तक खत मौसूल भी नहीं हुआ है। सिर्फ यही नहीं, खुद पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी खत के ड्राफ्ट से लाइल्म हैं। आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि मैंने अब तक इमरान खान का आर्मी चीफ को लिखा गया खत पढ़ा या देखा नहीं है। इमरान खान ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए थे और कहा था कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, उनकी तरफ से खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम वेलकम करेंगे। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात है और इन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनके तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर आप मुज़ाकिरात की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे मुज़ाकिरात पहले जो कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो ज़रूर था, वो अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद एक मीटिंग का जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थी और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी हमारी, और कोई न मीटिंग हुई है न कोई ऐसा। इमरान खान के खत पर हुकूमत का तंजिया और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह के खतूत नवेसी उस वक्त जन्म लेती है कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुंच जाती है। पीटीआई ने तो चीफ जस्टिस के बाद आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया है, इस पर क्या कहेंगे? खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। शिबली साहब को देख के मैंने कहा कि शायरी की ज़ुबान में बात की जाए। अहमद फराज के फर्जंद हैं। इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुंच जाती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात को कहते हैं जी कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़ों का खत लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। ठीक है, अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ये चीज़ें अच्छी। हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खत को पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन और एनआरओ की दरख्वास्त करार दिया जा रहा है। इसी सूरत हाल पर आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई की क़यादत से सवाल हुआ कि क्या इमरान खान पाँव पकड़ रहे हैं, तो पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा नाराज़ हुए। जवाब दिया कि इमरान खान पाँव नहीं पकड़ रहे हैं बल्कि आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ, मुझसे बात करो, मुझे तुम बंद नहीं रख सकते। ये क्या बात की आपने? किस तरह आपने कहा कि पाँव पकड़ रहे हैं? एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, डट के बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए, मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए, मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो इस जेल से बाहर निकलेगा। वो कह रहे हैं होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को एक शख्स को बंद रखने के लिए तबाह ना करो, इदारों को तबाह ना करो। आप कह रहे हैं पाँव पकड़ रहे हैं। वो आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पाकिस्तान की आवाज बनकर, मेरे से बात करो, मुझे तुम बंद नहीं रख सकते, तुम पाकिस्तान की आवाम की आवाज को सलब नहीं कर सकते, ये वो कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इमरान खान इतने मायूस हो गए हैं कि अब आर्मी चीफ को खत लिखकर अपने लिए रिलीफ की दरख्वास्त कर रहे हैं। पीटीआई इस पर वजाहतें दे रही है, तो दूसरी तरफ कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि इमरान खान के खत का मकसद फ़ौज और आवाम में फ़र्क डालना और फ़ौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना है। इमरान खान साहब ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, तो खत लिख के बाकायदा चार्जशीट किया है, हुकूमत को भी, एजेंसियों के किरदार को भी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी, इलेक्शन में रिगिंग पर भी, कि किस तरीके से आप लोगों को लाया गया। ये कोई नया नहीं लिखा इसने, ये को आज से 2 साल कबल बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। आप उस बयान को निकाल लें और इस खत को निकाल लें, एक ही थीम है, फौज और आवाम के दरमियान फर्क डाला जाए या फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाए। खत कहाँ से लिखे जा रही है? जेब से लिखे जा रहे हैं। ये खत लिखता कौन है और ये कहां से आते हैं? ये तो रियासत को कश देने पे तुले हुए हैं। सियासी जद्दोजहद जो है वो अगर इन्होंने करनी है पार्लियामेंट में करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र और उनके सीनियर प्यूनी जज बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का तनाज़ा मज़ीद संगीन होता जा रहा है।
पीटीआई इसे इमरान खान की सजा में तूल देने का एक जरिया करार दे रही है। वुकला एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं और खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जजेस की ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की अदालती ज़राए से खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया है और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिस पर आज रिप्रेजेंटेशन के जरिए सीनियरिटी का मामला उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। अदालती ज़राए का कहना है कि जजेस की जानिब से दायर की गई रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है, इसका जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम रिप्रेजेंटेशन में चीफ जस्टिस याया अफरीदी से जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। जजेस का मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक चीफ जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करें। इसके अलावा नए जजेस के आने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद इंतजामी तब्दीलियाँ की गई हैं। कल जारी होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज बनाया गया था और जिसे मोहसिन अख्तर कियानी उनसे नीचे चले गए थे। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक उसके चेयरमैन हैं, जबकि उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन हैं। साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी थी। नई प्रमोशन कमेटी में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं, जबकि आज साबिक सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर नए सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदादी दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहमत अल्लाह चौधरी साहब मौजूद है और इमरान खान के वकील, जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। क्या फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने खत लिखा, एक तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए से खबर सामने आई है कि खत मौसूल भी नहीं हुआ और दूसरा ये कि बातचीत में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, बात करनी है तो वो सियासतदानों से ही बात करें, हमसे बात ना करें। अभी तो बड़ा कैटेगोरिकल जवाब आ गया है। देखिए शाहज़ेब, जब जवाब आएगा कैटेगोरिकल तो फिर उस पर बात की जाएगी। ज़राए से होने वाले जवाब जो है मफरूज़े पे होते हैं, कोई और ज़ाहिर सिक्योरिटी ज़राए इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो ख़ुद जवाब ना दे सकें। बहरहाल एक ख़त लिखा गया है, ख़त जो है वो ओपन लेटर है, ख़त के मंदरजात सामने आ चुके हैं। उसमें ये बात इमरान खान साहब ने, वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने एक शानदार तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया है और अपने नाक से और अपने पाँव से आगे बढ़ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक हमेशा से अहम रोल रखते हैं, उनको ये तवज्जो दिलाई है और ये कि आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। 3 साल से जो आपने पॉलिसीज़ रखी हैं उसका पाकिस्तान को न सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ है, न मुआशी तौर पे फ़ायदा हुआ है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि 2013 में के जो हालात हैं उनसे भी अबतर हो चुके हैं। और कोई भी फ़ौज जो है वो जंग या लड़ाई तब जीतती है जब पूरी कौम मुत्तहद होकर उसके पीछे खड़ी होती है। और ये जो खलीज है अवाम और फ़ौज के दरमियान, उनमें उन पॉलिसियों का अमल दखल है जिन पर नज़र सानी की ज़रूरत है। तो ये खत उन्होंने लिख दिया है, तो क्योंकि गौहर खान साहब ने भी कहा, उन्होंने भी मतन नहीं देखा। इमरान खान साहब ने बताया आज आपकी दोबारा मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, खत भेज दिया है, क्योंकि ये तो बता रहे हैं ना कि उन्हें मौसूल नहीं हुआ है, तो भेज दिया है, बाय पोस्ट भेजा है, क्या किया है? देखिए, ख़त जो है ओपन लेटर है वो आ चुका है, एक्स पोस्ट पे भी उनके हैंडल के भी ऊपर भी मौजूद है और यही वो 6 नुकात हैं जिनसे अपना मीडिया से भी बात हुई। आपके रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। कल इमरान खान साहब ने अपना मतमा नज़र उनके साथ सामने खुल के पेश किया है और ये गौर साहब भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे ये उनकी मौजूदगी में ये बातें इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ भी शेयर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर, उनके बयानात नहीं पब्लिश होते हैं या नहीं रिले किए जा सकते हैं। लिहाजा ये जो फिर ये वाया मीडिया के जरिए जो उन्होंने कल बयान दिया था और आप लोगों से और मीडिया से गुफ्तगू की थी, वो हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बताई थी, आज भी आपके जरिए मौक़िफ़ दे रहे हैं। जानना चाह रहे ओपन लेटर तो है, ज़ाहिर उन्होंने सोशल मीडिया पे भी बता दिया, अपने प्रोग्राम पे भी बता दिया, उन्होंने कल साफियों से भी गुफ्तगू की, यही है, यानी उन्होंने कोई भेजा नहीं है, ओपन लेटर है, जिसका मतलब है कि जो मतन वाज़े हो गया
वही है और यही पैगाम है? देखिए यही पैगाम है, और ट्विटर जो है उनका हैंडल जो है, सारे इदारे जो हैं वो उनके ट्विटर अकाउंट पे खासी गहरी नज़र रखते हैं और वहाँ पे आने वाले जो ट्वीट्स हैं उन पे शिकवे शिकायतें भी होती हैं। तो ओपन लेटर मैं नहीं मानता कि वो मुतलका इदारों तक ना पहुँचाओ। सब अब ये वाजे कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, आज दोबारा भी मिले हैं, वो बता रहे हैं ओपन लेटर है, सोशल मीडिया पर आ गया, एक से भी पोस्ट हो गया, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को भी बता दिया, यही वाज़े पैगाम है। और जो पैगाम है वो खुद भी अपनी बातों में दोहरा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा भी है इमरान खान साहब ने, और ख़त पर तहरीक इंसाफ खड़ी भी है। अब कुछ आपके रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये फौज में तकसीम कराने की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये ख़त जो है बदनीति पर मबनी है और तजादात से भरा हुआ है। बदनीति इस तरह है कि इस ख़त को जिस तक पहुँचाना था उससे पहुँचने से पहले ही पब्लिक किया गया। इससे ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने हमदर्दों से ये उसको बताने की कोशिश की कि देखें मैं तो अपील कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये नहीं छोड़ रहे, और इसी तरह फ़ौज के अंदर ये बताने की कोशिश की गई, देखिए जी मैं तो बड़ा मैंने तो टाइटल ही ख़त का यहाँ से शुरू किया, मेरी फौज मेरा मुल्क, और मैं तो आप ही के सरबराह से बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी सुनी नहीं जा रही। तो ये एक बदनीति है कि इसको पब्लिक पहले किया गया है और इसमें दूसरे तजादात से भरपूर है। यानी इसकी पहली लाइन है फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, यानी ये वो फौज है जिसके अगेंस्ट इसी एक्स अकाउंट पे अभी वो स्टेटमेंट्स बानी पीटीआई की मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि याया खान 2 हैं, इसमें हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान में माशी और दूसरे मामलात और उसकी वजह इस एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को करार दिया गया। ये मेरी फ़ौज है और मेरा मुल्क वो मुल्क जिसके अगेंस्ट आप IMF को ख़त लिखते हैं, जिसके अगेंस्ट दूसरे मुल्कों के ऐवानों से करारदाद मंजूर करवाते हैं, और वो फ़ौज जिसके अगेंस्ट आज भी आपका शहबाज गिल इस वक्त यूरोप में उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ रैलियां निकाल रहा है। जब आप ख़त लिखकर एक हमदर्दी अपने लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अगला उसके अगले पैरे में इन्होंने लिखा, पहले पैरे में, फौज की कुर्बानियां दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज्यादा है। इसी एक्स अकाउंट पर इनका जो इससे पहला बयान है वो पढ़ लें, उसमें इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वजह इसी फौज को और इनकी कार्रवाइयों को और इनके फैसलों को करार दिया बड़े वाज़े अल्फाज में। उससे आगे लिखते हैं 2024 के इंतखाबात, और एक तरफ कहते हैं कि हम मेरी फौज, और दूसरी इसी पहरे में कहते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग इसी फौज ने की है। यानी देखिए आप आज इतने तजादात। सबसे पहले तो मैं ये फैसल चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा, क्या आज आपने मौक़िफ़ बदल लिया है? क्या इस आर्मी चीफ को आप डिजिटिमेट आर्मी चीफ मानते हैं? क्या इनके अगेंस्ट जो आपने इल्ज़ामात लगाए उनसे पीछे हटते हैं? क्या इनकी अपॉइंटमेंट से लेकर और इसके तमाम वो आपके बयानात जो आज भी आपके उन अकाउंट्स पे पड़े हैं उनको आप हटा क्यों नहीं देते और पहले माजरत करते? और उसके बाद अब जवाब देने दीजिए। तो ये जी, अब फैसल साहब को जवाब दे दीजिए। मैं एक फिक्रा कह दूं, एक फिक्रा कह दूं, ये पंजाबी में कहते हैं, ये फैसल चौधरी भी जानते होंगे कि वो जब के नीमा दाल है ना, कुछ अरसे के लिए आप पोजीशन बदलते हैं कि मौका इस तरह का है कि अभी मैं बच जाऊं, फिर मैं जब निकलूंगा तो फिर मैं कुछ करूंगा। तो ये नीवा दाल इस पे एक सवाल है मेरे पास, मगर मैं क्योंकि आपने सवाल फैसल चौधरी साहब के सामने के लिए रखा है इसलिए मैं उनसे सवाल कर लूं, फिर मैं आपसे वो सवाल करता हूं। जी फैसल चौधरी साहब। देखिए तलाल चौधरी साहब की जो बात है वो खुद जो है घबराहट की निशानी है। वो आगाज़ करते हैं थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने एक्स पोस्ट पढ़ के सुनाई है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दोहराया है कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब उन हुक्मरानों में से हैं उन जो कि पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में मुकदमात का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान में जैली और फ्रिवलेस किस्म के कंकॉक्टेड किस्म के जो केसेस हैं उनको जेल में बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। उनके इस ख़त में जो है ये जो बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो उसके जो लवाजमात हैं या जो उसकी बुनियाद है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। गालिबन ये ख़त जो है वो पूरा तलाल चौधरी साहब ने नहीं पढ़ा है। वैसे वो जो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप पर, जो मिलिट्री लीडरशिप पर जो इल्ज़ाम लगाए, वो कह रहे हैं कुछ ट्वीट्स पहले वही इल्ज़ाम लगाए, अभी उन्हीं को खत लिख दिया ओपन लेटर, तो क्या उन इल्ज़ामात को वापस ले रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं लीडरशिप को? देखिए मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर कोई इल्ज़ाम जो है इस खत में तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, ना मैंने कोई इस किस्म की कोई मदरजात में ऐसी चीज देखी है। वो कह रहे हैं उससे पहले जो ट्वीट्स किए थे, उससे पहले जो ट्वीट्स किए थे, वो कह रहे हैं उससे पहले जो ट्वीट्स थे उसमें इल्जाम लगाए थे।
वो पहले ट्वीट्स जो है जब आएंगे तो मैं तो इस खत के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो तलाल चौधरी लेके आएंगे तो उस पर बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त इस खत के मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है। इस खत में अवाम को और फ़ौज को यकजा करने के लिए कुछ तजवीज़ पेश की गई हैं, और वो तजवीज़ ये हैं कि आपने जब इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का जो फुटप्रिंट है पॉलिटिक्स में, शाहजेब, उसको मैं, तलाल चौधरी साहब या आप या कोई भी जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ शख्स उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये बात सियासी कुव्वतों की मैंने जैसे पहले की, जो पार्लियामेंट पीका लॉ पास करे, जो 26th अमेंडमेंट करके निज़ाम अदल को तहस नहस करे, वो गैर जमहूरी पार्लियामेंट है। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को स्क्वीज़ करके आपने एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के ज़रिए, इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए ये कुव्वत हासिल की है। आज भी इनके वज़ीर दाखिला ने जो जनरल डायर की तरह के बयान दिए हैं, क्या वो जमहूरी बयान है कि हम 26 नवंबर करेंगे? 26 नवंबर में शहादतें हुई हैं। ताजी साहब, अब जुनैद अकबर साहब ने आज बड़ी अहम बात की आज, और उन्होंने कहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को 3 साल देने हैं, इस सिस्टम को 3 साल चलने दें। 1 साल गुजर गया, 2 साल और बाकी हैं, इसलिए इसे चलने दें। अगर हम मान जाएं तो सजाएं ख़त्म, सारी सख्तियां ख़त्म, इमरान खान साहब की कैद ख़त्म। यह हमें ऑफर किया जा रहा है। देखिए, ये सारी परसेप्शन ये क्रिएट करते हैं खुद। यानी इनकी अगर सिक्योरिटी मीटिंग में पेशावर में मुलाकात होए तो ये 2-3 दिन सोते नहीं हैं, फूले नहीं समाते, और इन्हें ये लगता है कि शायद ये वाली इस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह की है जैसे पाकिस्तान में पहले इस्टेब्लिशमेंट्स रही हैं, कि जो कि पीछे से हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती बल्कि पीछे से अपोजिशन या दूसरों से मिलकर कोई हुकूमत को कमज़ोर कर रही होती हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये बड़ी फोकस्ड, बड़ी क्लैरिटी रखती है, और इसी वजह से पाकिस्तान में आज एक सियासी इस्तेकाम है, और उसी वजह से मुआशी इस्तेकाम आ चुका है। पाकिस्तान में मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, आम आदमी की जिंदगी मगर तलाल साहब, यही मसला है ना कि कहीं ना कहीं ये डिमांड तो है ना तहरीक इंसाफ से कि जी आप डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, हमें इस्तेकाम चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए आप लोग अगर चुपचाप बैठने को तैयार हैं तो फिर बात हो सकती है। जुनैद अकबर साहब बात करेंगे हमें 3 साल चाहिए, 1 हो गया, 2 और चाहिए, ये डिमांड तो है या नहीं है? नहीं, देखिए मेरी गुजारिश है, ये खुद क्रिएट करते हैं। ये 2024 को पहले जाली इलेक्शन कहते थे फॉर्म 47 का, उसके बाद कौन मुतालबे से पीछे हटा है? ये हटे हैं, ये तस्लीम कर चुके हैं। ये 3 साल की बात करते हैं, ये 5 साल के लिए तस्लीम कर चुके हैं, और ये इन्हें पता है कि इनके केसेस ओपन एंड शट हैं। 9 मई हो, 26 नवंबर हो या 190 मिलियन हो, इनके लिए एनआरओ के अलावा जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये इन पर कोई पॉलिटिकली वो विक्टिमाइज करने के लिए मुकदमात नहीं है, इनके करतूत या इनके जुर्म है। और दूसरी बात है कि आज के दिन तक भी ये अपनी सियासत को जुर्म से अलहदा नहीं करते। 9 मई से इस खत में कहते ना कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने आप को अलहदा करता हूं। मगर साहब, ये तो फिर सलमान अकबर साहब ने कहा ना, माफी तो वो जब मांगते ना जब वो गलती तस्लीम कर रहे होते। सलमान अकबर साहब ने कहा कि वो पाँव नहीं पकड़ रहे हैं, वो आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, पाकिस्तान की आवाज बनकर, मुझे बंद नहीं कर सकते। वो वादे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पार्टी कोई पीछे हट रही है और कोई बहुत मीठी जबान इस्तेमाल कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये खत जो है कोई ऐसा नहीं है कि हमने रिकंसाइल करना है या एनआरओ मांगना है। देखिए, वो पाँव पढ़ नहीं रहे, पढ़ चुके हैं। वो डट के खड़ा है कप्तान एनआरओ के लिए, डट के खड़ा है कि माफी लेकर रहूंगा, क्योंकि उसके मुकदमात 2+2 ओपन एंड शट है। 190 फैसल चौधरी साहब, अब ये एक फासला है इस खत को लेकर। आप कह रहे हैं कि वो 2 टोक बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं आंखों में आंखें डालकर कह रहा है। सलमान अकबर साहब ये कह रहे हैं कि आप पैर पड़ रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि हर वो शख्स, क्योंकि माजी में इनका यही किरदार रहा है, ये उस एस्टेब्लिशमेंट से डिग्गियों में छुप के जो मिलने गए थे, ये समझते हैं कि इमरान खान भी उन्हीं में से होगा, लेकिन इमरान खान उन लोगों में से नहीं है जो डील मांग रहे हैं। इमरान खान साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे। इमरान खान तो जेल में मुकाबला कर रहे हैं, और उन्होंने जो लेटर लिखा है वो आवाम को और फ़ौज को यकजा करने के लिए उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है। और यही जो 2 जमातें हैं जो खुद को सियासी तो ज़रूर कहती हैं, लेकिन इनमें सियासी कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं है।
ये इनको जो है वो घबराहट तारी हो जाती है, क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है, ये अवामी हुकूमत नहीं है, इनको फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में इम्पोज किया गया है। अगर ये अवाम के वोटों से आते तो फिर अवाम की या जो मज़दूरों के, जो किसानों के, जो ताजरों के, जो पाकिस्तान के आम अवाम के मसाइल हैं वो इन तक पहुँचते हैं। लेकिन क्योंकि ये किसी बैसाखियों पर चढ़ के अपना कद ऊंचा करके बैठे हुए हैं, लिहाजा इनको उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। उसके बरअक्स इमरान खान जेल के अंदर हैं, लेकिन अवाम उनके साथ है, अवामी पॉपुलैरिटी उनके साथ है। तो ये जब भी बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा शाहजेब, ये किसी भी सियासी अमल की इजाज़त नहीं देते, न जलसे की, न जुलूस की, न एहतजाज की। ये उससे टेरिफाइड हैं, ये अवाम से टेरिफाइड हैं, और ये डरते हैं कि किसी मैच में नारे ना लग जाए, ये डरते हैं किसी जुलूस में नारे ना लग जाए। तलाल साहब, सूरत हाल ये है, मीडिया को भी गैग किया गया और तलाल साहब अब लास्ट कमेंट, तलाल साहब मैं लास्ट कमेंट आप लोगों को, सूरत हाल ये है कि साल हो गया इलेक्शन को, सख्तियां भुगत ली तहरीक इंसाफ ने, मगर ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बस किसी भी तरीके से तैयार हैं, मुज़ाकरा जरूर चाहते हैं, मगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात अगर चाहते तो इनके मुतालबात में दहशतगर्दी शामिल होती, मईशत शामिल होती, पाकिस्तान के मसाइल शामिल होते। इनकी एनआरओ ढूंढते हैं किसी भी बातचीत में, किसी भी मुलाकात में, किसी भी राब्ते में, और क्योंकि इनके केसेस जो हैं उनसे इनको छुटकारा नज़र नहीं आता। वो 2+2 ओपन एंड शट हैं, 190 मिलियन से कैसे ये छूट सकते हैं? और अब तो कार्रवाई उन पे भी हो रही है जिन पे पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं था, वो जनरल फैज हो। पूरे का पूरा ये जो गठचोर और माफिया इमरान खान समेत इस वक्त शिकंजे में है। इनसे पहले तो गुड टू सी यू, इनसे पहले तो जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी तो साकिब निसार जैसे लोग अवेलेबल थे जो इन पर पर्दे डालते थे, जो इनके जराइम को कोई देखता नहीं था। अब ये उस शिकंजे में आए हैं, इसलिए ये एनआरओ चाहते हैं किसी तरह बहुत शुक्रिया। देखते हैं दोनों पार्टीज का एक अलग अलग मौक़िफ़ इसके हवाले से सामने आ रहा है। पूरा ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात से अमरीका के अपने हमसायों और इत्तेहादियों समेत दुनिया के दीगर ममालिक और हरीफों के साथ ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप के दूसरे दौर में अमरीका का दौरा करने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं और आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होनी है। जबकि आइंदा हफ्ते भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस में मदऊ हैं और नेतन्याहू के बाद मोदी अमरीका में अमरीकी सदर से मुलाकात करने वाले दूसरे आलमी रहनुमा होंगे। ट्रंप काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मोदी उनके करीबी दोस्त हैं, मोदी भी इस बात के दावेदार हैं। दूसरी जानिब ट्रंप टैरिफ्स को एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ को नाफिज करने की कोशिशें कर रहे हैं और बज़ाहिर उनकी ये कोशिशें कामयाब होती भी दिखाई दे रही हैं। और ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स के ऐलान के बाद से आलमी स्टॉक मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स भी बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं। जबकि खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के तिजारती मुशीर पीटर नोवेरो ने एक तकरीब में कहा है कि ट्रंप आज टैरिफ्स के मामले पर चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर अहम गुफ्तगू करेंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान और इलेक्शन जीतने के बाद अमेरिका में मौजूद गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से सख्त इक़दामात का ऐलान कर चुके हैं और सदर बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने अपने ऐलानात पर अमल करते हुए गैर कानूनी तारिकीन वतन को वतन वापस भेजने का आगाज़ कर दिया था। मगर जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया ने शुरू में ट्रंप की जानिब से वापस भेजे गए तारिकीन वतन को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी और इस धमकी के फ़ौरन बाद कोलंबिया ने तारिकीन वतन को कबूल कर लिया और ट्रंप भी कोलंबिया पर टैरिफ लगाने से पीछे हट गया। इसी तरह ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक ये ममालिक अमेरिका में आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन और मंशियात के मसले को हल नहीं करते, उन पर टैरिफ लगने चाहिए। और गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने अपने इस वादे पर अमल करते हुए तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसके तहत आज से मैक्सिको से अमेरिका दरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ आयद किया जाना था। इसी तरह कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर, तकरीबन तमाम अशिया पर भी 25% टैरिफ आयद होना था। ताहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कनाडा से अमेरिका दरामद होने वाली तवानाई की मसनूआत पर टैरिफ 10% होना था, जबकि चीन से अमेरिका आने वाली तमाम दरामदात पर 10% इजाफी टैरिफ आयद होना था। मगर कल होने वाली एक गैर मामूली पेशरफ्त के बाद ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर आयद किए गए टैरिफ्स को 1 माह के लिए रोक दिया है और बज़ाहिर उनकी टैरिफ लगाने की धमकी काम कर गई है। कल अमेरिकी सदर ट्रंप की मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शाइनबॉम और
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से बातचीत हुई है और सरहद पर इंतजामात बढ़ाने की यकीन दहानी के बाद ट्रंप ने दोनों ममालिक पर आई टैरिफ्स को 1 माह के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया है। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद मेक्सिको की सदर ने अमेरिका के साथ सरहद को मजीद महफूज बनाने के लिए 10,000 फौजी भेजने की पेशकश की थी, जबकि ट्रंप के साथ बातचीत के बाद कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा $1.3 अरब के बॉर्डर प्लान पर अमल कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने इन दोनों ममालिक पर जोर दिया था कि वो जानलेवा ड्रग फेंटेनिल की स्मगलिंग को रोकें। इस हवाले से भी कैनेडियन वजीर आजम ने ऐलान किया है कि वो फेंटेनिल की रोकथाम के लिए एक अफसर मुकर्रर करेंगे, ड्रग कार्टेल्स को दहशतगर्द करार देंगे और सरहद पर 24 घंटे की निगरानी को यकीनी बनाएंगे। इन यकीन दहानियों के बाद ट्रंप ने दोनों ममालिक पर आज से आयद होने वाले टैरिफ्स को 1 माह के लिए रोक दिया, लेकिन $450 अरब से जायद की चीनी दरामदात पर टैरिफ्स का आज से बाज़ाब्ता तौर पर इतलाक हो गया है, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 10 से 15% तक टैरिफ आयद कर दिए हैं और साथ ही चीन ने अमेरिकी इक़दामात के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त भी जमा करा दी है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर आई टैरिफ्स के जवाब में मंगल को अमेरिकी दरामदात पर मखसूस टैरिफ्स आयद कर दिए हैं और गूगल समेत कई अमेरिकी कंपनियों को मुमकिन पाबंदियों के नोटिस पर डाल दिया है। ट्रंप की जानिब से चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने के बाद चीन का महदूद रद्द-ए-अमल यह जाहिर करता है कि चीनी पॉलिसी साज ट्रंप के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी 2 मईशतों के दरमियान मुल्क मुकम्मल तिजारती जंग से बचा जा सके। बरतानवी फर्म कैपिटल इकोनॉमिक्स के मुताबिक चीन के इजाफी टैरिफ तकरीबन $20 अरब की सालाना अमेरिकी दरामदात पर लागू होंगे, जो कि चीन में अमेरिकी दरामदात का तकरीबन 12% ही बनता है, जबकि ट्रंप के टैरिफ्स के तहत तमाम चीनी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे जिनका तखमीना तकरीबन $450 अरब बनता है। लेकिन चीन की तरफ से लगाए गए ये नए टैरिफ्स 10 फरवरी तक नाफिज नहीं होंगे, जिससे वाशिंगटन और बीजिंग को यह मौका मिलेगा कि वो एक मुआहिदा करने की कोशिश करें, जिसके हवाले से चीनी पॉलिसी साजों ने इशारा दिया है कि चीन ट्रंप के साथ इस मामले पर बातचीत करना चाहता है क्योंकि चीन की मकामी डिमांड कमज़ोर पड़ रही है और मुआशी तरक्की मुतासिर होने का खदशा है। इसके अलावा चीनी मीडिया के मुताबिक मंगल को चीनी वजारत तिजारत ने ऐलान किया कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ शिकायत दायर की है। चीन और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे की मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिए हैं, ताहम अब भी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद करना उनके इस इंतखाबी नारे से काफ़ी कम है, जिसमें वो चीनी मसनूआत पर 60% तक टैरिफ लगाने की धमकी दिया करते थे। और इससे यह भी जाहिर होता है कि अगर दोनों ममालिक बड़े मसाइल पर मुआहदे तक नहीं पहुँच पाते तो मज़ीद टैरिफ आयद हो सकते हैं। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम चीन के खिलाफ मुआशी जंग पर चलाई और सदर बनने के बाद पहले दिन ट्रंप ने अमेरिका और चीन के मुआशी ताल्लुकात पर नजरसानी का हुक्म दे दिया, जिसके नताइज 1 अप्रैल को आएंगे और उन नताइज की बुनियाद पर चीनी सामान पर इजाफी ड्यूटी आयद हो सकती है। जबकि ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर आयद 10% नए टैरिफ्स को एक जहरीले ड्रग फेंटेनिल के कारोबार और स्मगलिंग को रोकने से जोड़ा है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों ममालिक तिजारती मुआहदे तक पहुंच सकते हैं और यूक्रेन में जंग के खात्मे समेत दीगर मसाइल पर मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने इस कानून के निफाज को भी रोक दिया जिसके तहत चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद की जानी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये इशूज़ आने वाले हफ्तों और महीनों में दोनों ममालिक के दरमियान मुतवक्के बातचीत में अहम किरदार अदा करेंगे। चीन ने यह भी इशारा दिया है कि वो ट्रंप की पहली मुद्दत में होने वाली ट्रेड वॉर जैसी सूरत हाल से बचना चाहता है। उस वक्त व्हाइट हाउस ने चीन से अमेरिका की दरामदात पर सैकड़ों अरब डॉलर्स के टैरिफ आयद कर दिए थे, जबकि चीन ने जवाबी इकदाम किए थे। चीन ने इसके बाद अपनी मईशत और तिजारती शराकतदारों में इजाफा किया है, लेकिन इसकी बरामदात पर मुनहसर मईशत सुस्त रवि और दीगर चैलेंजेस का सामना कर रही है। इस सारी सूरत हाल में व्हाइट हाउस इंतजामिया का कहना है कि ट्रंप इस हफ्ते के आखिर में चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे और ट्रंप के मुशीर के मुताबिक ये गुफ्तगू आज मुतवक्के है। लेकिन चीन और अमेरिका के दरमियान होने वाली इस ताज़ा ट्रेड वॉर से भारत फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगा और ऐसे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने अमेरिका आने की दावत भी दे दी है और वो आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने 27 जनवरी को मोदी से फ़ोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन पर बात करने के अलावा अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी सामान खरीदने और मुनसिफाना 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया था। भारत चीन का मुकाबला करने की अमरीकी कोशिशों में एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अब वो अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद भी है और अपने शहरियों के लिए हुनरमंद वर्क वीज़ों का हुसूल आसान बनाना चाहता है। भारत ये भी चाहता है कि वो इन टैरिफ से बच सके जिनका ट्रंप ने माजी में जिक्र किया था और जो भारत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर आयद भारी टैरिफ्स की बुनियाद पर थे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और 2023-24 में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत 118 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई थी, जिसमें भारत ने 32 अरब डॉलर का तिजारती सरप्लस हासिल किया था।
इसके अलावा ये खबरें भी हैं कि भारत चीन और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुमकिन ट्रेड वॉर से फ़ायदा हासिल करने के लिए तैयारियां कर रहा है। दिसंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किए गए एक अंदरूनी तज्जिए के मुताबिक अगर अमेरिका चीन के साथ टैरिफ वॉर का आगाज करता है तो भारत को $25 अरब तक की इजाफी बरामदात का फायदा हो सकता है। तज्जिए के मुताबिक इस सिलसिले में वो शोबे जहां भारत चीनी एक्सपोर्ट्स की जगह ले सकता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स समेत ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मलबूसात, टेक्सटाइल, जूते, फर्नीचर, खिलौने और घरेलू सजावट का सामान शामिल है। जबकि नवंबर 2024 में सामने आने वाली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तहकीकात के मुताबिक भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में काबिल ज़िक्र तरक्की की है, जो कि एक हाई वैल्यू एडेड सेक्टर है और इस सेक्टर में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट यानी चीन के साथ ताल्लुकात में खासी कमी आई है। तज्जिए से यह जाहिर होता है कि इस सेक्टर में चीन का हिस्सा मजीद कम हो सकता है, मगर इससे भारत के हमसाया ममालिक के पास मजबूत मुसाबिकती मौका मौजूद है जिसका मुकाबला करना भारत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी वसाइल और कारोबार करने की आसानी में हमसाया ममालिक के मुकाबले में फ़र्क मौजूद है। लेकिन शायद ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पर चीन से कंपोनेंट्स की इंपोर्ट के साथ मिलकर बढ़ी हैं और भारतीय मसनूआत में चीनी कंपोनेंट्स के बड़े हिस्से की वजह से भारत खुद अमेरिका के प्रोटेक्टिव इकदामात का निशाना बन सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आज भी जारी रखी, जिसके सामने सजा याफ्ता मुजरिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। आज की समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि हर 8-10 साल बाद अदलिया को ताबे लाने की कोशिश होती है। अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायज़ा ले सकती है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हम एक फ़ैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। जैसे जमाल बंदुखेल ने सवाल किया कि क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि शुरू में आपने ही अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती दायरा इख्तियार हमेशा वक्त के साथ बढ़ा है। जिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब आर्म्ड पर्सनल को सिविलियन उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10 सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ सिविलियंस को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं भारतीय आर्मी एक्ट और पाकिस्तान के आर्मी एक्ट का तकाबली जायज़ा पेश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक SHO खुद अदालत लगा ले, अपील SP सुने और तौसीक IG कर दे। भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में जाती है। ट्रिब्यूनल अपील में जमानत भी दे सकता है, शफाफ ट्रायल का हक होता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या भारत के आर्मी एक्ट में 21D1 और 21D2 है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ये शिकें भारत में नहीं हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने मज़ीद सवाल किया कि अगर भारत में ये शिकें ही नहीं हैं तो आप तकाबली जायज़ा कैसे ले सकते हैं। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हमारा कानून ही अलग है, भारत का कानून अलग है। जैसे जमाल बंदुखेल ने रिमार्क दिए कि सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन रिसालत कानून का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए SP लेवल के अफसर को तफ्तीश सौंपी गई। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दीगर से नहीं मिलाया जा सकता। मुझ पर इल्ज़ाम है कि किसी को भेजकर रेंजर्स को गाड़ी के नीचे कुचलने का हुक्म दिया। हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और मेरा ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। मेरे मौक्किल अर्जम को फौजी अदालत से 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। मेरा मौक्किल अर्जम लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा 10 फरवरी को भी दलाइल जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।